हाँ प्यारे बच्चों, कल की क्लास में हमने बात की थी गुप्त काल के बारे में। आज इतिहास में गुप्त काल के बारे में और बात करेंगे। कल की क्लास में हमने गुप्त साम्राज्य के 3 शासकों के बारे में विस्तार से बात की थी। आपसे पूछ ले कि गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन है, सीधा प्रश्न आएगा कि गुप्त साम्राज्य या गुप्त काल, ठीक है ना। गुप्त साम्राज्य भी पूछा जा सकता है, साम्राज्य या गुप्त काल या गुप्त राजवंश, कोई भी शब्द आ सकता है। संस्थापक कौन है, सीधा पूछा जा सकता है। संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। अब श्रीगुप्त में ज्यादा कुछ नहीं है। गुप्त साम्राज्य या गुप्त राजवंश के संस्थापक थे। इन्होंने एक उपाधि धारण की थी। उपाधि का नाम बता दो मुझे, कौन सी उपाधि धारण की थी? महाराज। कौन सी उपाधि धारण की? महाराज, ठीक है ना। और ये ध्यान रखना, प्रारंभ में कुषाण जो राजवंश था उसका क्या था? एक सामंत था, ठीक है ना। उसके बाद में बात करें तो श्रीगुप्त के बाद में शासक कौन बनता है? घटोत्कच, ठीक है ना। ध्यान रखना, इनकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? मेरी बात सुनो, आपसे पूछ ले कि घटोत्कच की जानकारी किस स्रोत से मिलती है? अरे ताम्रपत्र किसका था? प्रभावती का। पुणे में, नहीं पुणे वर्तमान में एक ताम्र अभिलेख था, उस अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। बस, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। यह भी क्या था? एक कुषाणों के सामंत था, कुषाणों का सामंत था। उसके बाद में शासक कौन बनता है? उसके बाद में शासक बनता है कौन? चंद्रगुप्त फर्स्ट, प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक, ठीक है ना। मैं आपसे पूछ लेता हूं कि गुप्त राजवंश के मूल पुरुष कौन है? राजवंश का मूल पुरुष या आदि, है ना, आदि पुरुष। तो क्या बताओगे? श्रीगुप्त। लेकिन गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम। वेरी गुड, ठीक है ना। चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक कब होता है? 319 ईस्वी, ठीक है ना। 319 ईस्वी। भाई रटे दटे से मत बोलना, पर्सन की लैंग्वेज को समझना। मैंने राज्याभिषेक पूछा है तो कुछ बच्चे ऐसे भी बोले 319 से लेकर के 350, ऐसा नहीं है ना। राज्याभिषेक कब हुआ है? 319 ईस्वी में। तो यहाँ पर इस उपलक्ष्य में इन्होंने एक संवत चलाया था, एक कैलेंडर जारी किया था। उसका नाम क्या है? गुप्त संवत, ठीक है ना। यहाँ से कितने % बनते हैं देख लो। आपसे पूछ लेते हैं, पूछे कि गुप्त संवत की शुरुआत किस काल में हुई है? गुप्त काल में। इजी क्वेश्चन है एकदम। पूछ ले आपसे कि गुप्त संवत की शुरुआत कब की गई है? 319 सन पूछ ले। और शासक पूछ ले तो चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है ना। ओके। उसके बाद में इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और इन्होंने एक उपाधि धारण की थी। उस उपाधि का नाम क्या है? उपाधि का नाम क्या है? महाराजा धीराज, ठीक है ना। उपाधि पूछी जा सकती है। महाराज की उपाधि किसने ली थी? श्रीगुप्त ने। किसने ली थी? श्रीगुप्त ने। लेकिन महाराजा धीराज की उपाधि किसने ली थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने, ठीक है ना। ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है ना। और इन्होंने 3 प्रकार, यानी चांदी के, सोने के सिक्के चलाए। भाई याद रखना, सोने के सिक्के चलाए थे अपनी रानी को याद, है ना, खुश करने के लिए, है ना, मनाने के लिए। उसका नाम क्या था? लिच्छवी राजकुमारी, है ना। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी, है ना। मेरी बात सुनो, इन्होंने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और इन्होंने ध्यान रखना राजा रानी वैवाहिक और लिच्छवी राजकुमारी नाम से सिक्के जारी किए थे, ठीक है ना। उसके बाद में बात करें, चंद्रगुप्त का प्रथम का पुत्र कौन था? समुद्रगुप्त।
समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसने कहा था? विसेंट स्मिथ, ठीक है ना। समुद्रगुप्त अपनी दिग्विजय नीतियों के लिए प्रसिद्ध था। समुद्रगुप्त के समय गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ था, ठीक है। उसके बाद में बात करें तो इन्होंने कवि राजा की उपाधि धारण की थी। धरणी बांध, है ना, तो लिच्छवी दोइतर, ये विभिन्न प्रकार की इन्होंने उपाधि धारण की और इन्होंने सोने के 6 प्रकार की मुद्रा जारी की थी, जैसे गरुड़ प्रकार है, मयूर है। सबसे महत्वपूर्ण है वीणा वादक, ये एक संगीत प्रेमी शासक था, है ना। इनको वीणा बजाना पसंद था, तो इन्होंने एक मुद्रा जारी की थी, सोने की एक सिक्का था जिसपे खुद को वीणा बजाते हुए इन्होंने दर्शाया था, ठीक है। उसके बाद में बात करें तो इसके समय एक प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति, हेडिंग डालना प्रयाग प्रशस्ति, हेडिंग क्या डालोगे? प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है। इसे इलाहाबाद प्रशस्ति भी कहा जाता है। वर्तमान में इलाहाबाद का नाम क्या है? प्रयागराज। क्या है? प्रयागराज। अब आपसे पूछ ले कि इस प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? हरिसेन, ठीक है ना। इसके रचयिता कौन थे? सीधे प्रश्न आएंगे, गलत नहीं होना चाहिए। रचयिता 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 कौन थे? हरिसेन। कौन थे? हरिसेन। प्यारे बच्चों, इसकी भाषा क्या थी? आपसे पूछ ले तो इसकी भाषा थी संस्कृत। भाषा क्या थी? संस्कृत भाषा। भाषा क्या है? संस्कृत। आर्यों की भाषा भी क्या थी? संस्कृत थी, ठीक है ना। अब इसकी लिपि क्या थी? अब मुझे बताओ संस्कृत भाषा की लिपि क्या है? वेरी गुड, है ना। आप जो भी हिंदी में बात कर रहे हो, हिंदी भाषा में लिपि का मतलब पहले तो ये पता होना चाहिए कि किसी बच्चे को तो पता ही नहीं है कि लिपि क्या है। पहली तो बात ये पता होना चाहिए कि लिपि क्या है। लिपि का मतलब है अपने मन के भाव, अपने मन के भाव को लिखना, है ना, उसे कहते हैं लिपि। आपके जो मन के विचार है, अब मेरे मन के विचार है, मैं बोल के आपको सुना रहा हूँ, बोर्ड पे लिख रहा हूँ, ये एक लिपि है। लिखने की कला, उसे क्या कहा जाता है? लिपि। अंग्रेजी की अलग है, उर्दू की अलग है, संस्कृत की अलग है, हिंदी की अलग है ना। सिंधी और ये सेंधव लिपि पढ़ा है ना आपने, सिंधु घाटी सभ्यता में सेंधव लिपि, है ना, जिसे गौमूत्री लिपि भी कहा जाता है। तो संस्कृत भाषा की लिपि कौन सी थी? हाँ, तो लिखना ब्राह्मी लिपि। लिपि क्या थी? ब्राह्मी। ब्राह्मी लिपि। अब ये बिना तिथि का लेकर ध्यान रखना, ये भारत का प्रथम बिना तिथि का लेख, संस्कृत भाषा का प्रथम लेख, संस्कृत भाषा का प्रथम लेख, संस्कृत भाषा का प्रथम लेख, प्रथम लेख, ठीक है ना। यहाँ से सीधे प्रश्न आएंगे। अभी मेरी बात सुनो, इस अभिलेख में समुद्रगुप्त को पृथ्वी का देवता बताया गया है। भाई इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं कि इस प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को पृथ्वी का देवता बताया गया है। इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को
पृथ्वी का देवता, पृथ्वी का देवता बताया गया है, बताया गया। ठीक है ना। आपसे पूछ ले कि समुद्रगुप्त की दिग्विजय नीतियों के बारे में भी जानकारी किससे मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति में। प्रयाग प्रशस्ति की भाषा कौन सी है? संस्कृत। लिपि कौन सी है? ब्राह्मी। रचयिता कौन है? अरिसेन। ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, इस प्रयाग प्रशस्ति में कितने राजाओं का उल्लेख है? कितने राजाओं का उल्लेख है? ध्यान रखना। अशोक का उल्लेख है, अशोक के बाद में समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त के बाद में अकबर है, अकबर के बाद में बीरबल है, बीरबल के बाद में जहांगीर है। ठीक है ना। ये जो शासक है इनके इस पे लेख है ना। ये एक है प्रयाग प्रशस्ति। मेरी बात सुनो, समझना, ये एक बड़ा सा लेख है। क्या है? एक बड़ा सा लेख है, बड़ा सा पत्थर है। पहले तो इस पे किसने लिखवाया था? यहाँ पर लिखवा दिया अशोक ने। यहाँ पर अशोक की जानकारी मिलती है। अशोक के बाद में ध्यान रखना, यहाँ पर जानकारी मिलती है समुद्रगुप्त की, समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त के बाद में यहाँ पर किसने लिखवा दिया था? अकबर ने। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, इसे इलाहाबाद, इलाहाबाद कौन लेके गया था? अकबर। ठीक है। अकबर के बाद में अकबर का एक दरबारी था जिसका नाम था बीरबल। बीरबल, बीरबल ने भी कुछ यहाँ पे लिखवा दिया। उसके बाद में यहाँ पर किसने लिखवा दिया था? जहांगीर ने। जहांगीर। अब मेरी बात सुनो, ये ऊपर इतना खाली है, इस पे मैं लिखाऊंगा। ठीक है ना। तो ये बात याद रखना। आपसे पूछा जा सकता है कि प्रयाग प्रशस्ति में किन किन के बारे में जानकारी मिलती है? अशोक के बारे में है, ठीक है ना, समुद्रगुप्त के बारे में, अकबर, बीरबल और जहांगीर। ठीक है ना। इन सभी शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि प्रयाग प्रशस्ति में किस मुगल बादशाह की जानकारी मिलती है? अकबर की भी मिलती है और जहांगीर की। ठीक है ना। गुप्त काल से पूछ ले तो गुप्त काल में समुद्रगुप्त। ठीक है ना। तो नेक्स्ट लिखना, प्रयाग प्रशस्ति में अशोक मौर्य शासक था, अशोक, समुद्रगुप्त, 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 समुद्रगुप्त। उसके बाद में लिखना अकबर, बीरबल, इसको इधर ले गया, बीरबल वह जहांगीर, वह जहांगीर की जानकारी मिलती है, वह जहांगीर की जानकारी मिलती है। ठीक है ना। और इसी के साथ में ये आपके समुद्रगुप्त क्या हो गया है? खत्म, समाप्त हो गया है। अब उसके बाद में बात करें, समुद्रगुप्त के दो पुत्र थे, दो पुत्र थे। एक का नाम क्या था? रामगुप्त, और एक का नाम था चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, इसको समझना। हम बात कर रहे हैं कालिदास का एक ग्रंथ है ना। ग्रंथ का नाम क्या है? अरे वो अलग है भाई। एक नाटक है जिसमें प्रेम कहानी है, किसकी? चंद्रगुप्त सेकंड की। अरे मालविका वो अलग है, अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम अलग है। मुझे बताओ, कल मैंने आपसे पूछा भी था, कल पूछा था ना? नहीं पूछा क्या कि भाई चंद्रगुप्त सेकंड और उसकी पत्नी की प्रेम कहानी के बारे में उल्लेख किया था कालिदास ने। उस ग्रंथ का नाम क्या है? उस नाटक का नाम क्या है? नहीं बताया है? अब समझ लो, मैं बता देता हूँ पूरी जानकारी ना। जो बताया वो तो याद है ना। अब मेरी बात सुनो, समुद्रगुप्त के दो पुत्र थे। समुद्र गुप्त के कितने पुत्र थे? दो। एक का नाम क्या था? एक का नाम था रामगुप्त
और एक का नाम क्या था? चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड। लेकिन ध्यान रखना, समुद्रगुप्त के बाद में शासक कौन बनता है? रामगुप्त। कौन बनता है? रामगुप्त, क्योंकि ये बड़ा बेटा था, ज्येष्ठ पुत्र था। और लेकिन योग्य पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त सेकंड। योग्य कौन था? चंद्रगुप्त सेकंड। लेकिन समझना, शासक किसे बना दिया गया? रामगुप्त को। रामगुप्त में बस एक बात याद रखनी है कि इन्होंने तांबे के सिक्के जारी किए थे। किसके सिक्के जारी किए थे? तांबे के सिक्के जारी किए थे। और देवी चंद्रगुप्तम एक नाटक है, देवी चंद्रगुप्तम एक नाटक है, उसमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। यह शासक बनता है, लेकिन इन्होंने एक ही काम किया है, तांबे के सिक्के जारी किए। तांबे के सिक्के इन्होंने जारी किए, लेकिन कुछ समय के बाद में इसे शासक हटा दिया जाता है। अब इसकी एक पत्नी थी, रानी, उसका नाम क्या था? देवी। क्या नाम था? देवी। अब इनकी शादी हो जाती है। लेकिन क्या होता है कि इस रामगुप्त शासक बनने के बाद में कुषाण शासकों ने, ध्यान रखना, इनके ऊपर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। आक्रमण करके इनके सामने एक ही शर्त रखी, या तो आप अपने साम्राज्य से हट जाओ, या तो आपकी पत्नी को हमें सौंप दो। ये तो समस्या आ गई, है ना। और इसे कहते हैं देवी या दत्त देवी। दत्त देवी माना जाता है कि उस समय की सबसे सुंदर रानियों में से एक थी दत्त देवी। इनके बारे में जानकारी किसको मिल जाती है? कुषाणों को। अब कुषाण शासकों को लगा कि भाई या तो साम्राज्य लेंगे या इसकी रानी को लेके आ जाएंगे, शादी करेंगे। तो रामगुप्त ने कहा, जब रामगुप्त के साम्राज्य के चारों ओर घेरा डाल दिया कुषाणों ने, रामगुप्त के बीच में कुषाणों का एक संधिकार आता है, राजदूत। राजदूत ने कहा कि आपके सामने दो ऑप्शन है, या तो आप अपने, एक बार इसको बंद कर दे ना। रामगुप्त के सामने दो शर्त रखी कि एक, या तो आप साम्राज्य को छोड़ दो, त्याग दो, या अपनी पत्नी देवी या दत्त देवी को हमें सौंप दो। तो रामगुप्त ने कहा कि भाई साम्राज्य रहेगा तो ऐसी रानियां तो और भी आ जाएगी, है ना, तो आप इसको ले जा सकते हो ना। उस समय भाई व्हाट्सएप का ज़माना नहीं था। फिर भी ये दत्त देवी क्या करती है? अब दत्त देवी का देवर कौन है? चंद्रगुप्त सेकंड। किसको पत्र लिखती है? चंद्रगुप्त सेकंड को पत्र लिखती है कि आपके भाई ने ये काम कर दिया है कि अपने साम्राज्य को बचाने के लिए इतना कायर है कि मुझे संधि के तौर पे कुषाणों को सौंप रहा है। तब चंद्रगुप्त सेकंड योग्य था, वास्तव में योग्यता था। इन्होंने पहले तो कुषाणों को पराजित किया, कुषाणों को पराजित किया। जो कुषाण थे उनको पराजित करके मार डाला। उसके बाद में चंद्रगुप्त किसके पास में जाता है? रामगुप्त के पास में। अब रामगुप्त को लगा कि छोटा भाई है, मेरा सपोर्ट किया है, तो चंद्रगुप्त सेकंड ने किसको मार दिया था? रामगुप्त की हत्या करके शासक बन जाता है। फिर जो इसकी जो भाभी थी उसका नाम था दत्त देवी। दत्त देवी से विवाह कौन कर लेता है? चंद्रगुप्त सेकंड, है ना। देवी चंद्रगुप्तम है जो नाटक है ना, उसमें ध्यान रखना इनकी दोनों की प्रेम कहानी है ना। कहते हैं कि दूसरी बात यह भी बताया जा रहा है कि जो ये दत्त देवी बहुत सुंदर थी। चंद्रगुप्त सेकंड इससे प्रेम करता था, लेकिन घर वालों को पता नहीं था। अब समुद्रगुप्त ने, समझ लो भाई समुद्रगुप्त ने अपने बड़े बेटे का रिश्ता किसके साथ में कर दिया था? दत्त देवी। अब घर वालों के सामने बोलने की किसी की हिम्मत नहीं थी, तो कहते हैं कि ये पहले से इन दोनों के बीच में प्रेम तो था, लेकिन मौका मिल गया, है ना। रामगुप्त बीच में आ गया था और इसको किसने हटा दिया था? चंद्रगुप्त सेकंड ने। तो नेक्स्ट शासक हेडिंग डालना रामगुप्त, हेडिंग डालना रामगुप्त, ठीक है ना।
रामगुप्त। लिखना बस एक बात, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी। अरे समझ में तो कुछ आ रहा है ना? समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी प्रथम गुप्त शासक जिन्होंने तांबे के सिक्के जारी किए। प्रथम गुप्त शासक रामगुप्त, प्रथम शासक जिन्होंने तांबे के सिक्के जारी किए। ठीक है ना? उसके बाद में बात करें, रामगुप्त के समय कुषाणों ने आक्रमण किया, कुषाणों ने आक्रमण किया, आक्रमण किया। नेक्स्ट लिखना, पत्नी का नाम क्या है? दत्त देवी, इसे कहते हैं देवी। ठीक है ना? देवी की वजह से युद्ध हो गया, एक भाई ने भाई को मार दिया, लेकिन रामगुप्त एक कायर था, रियल बात। अपनी परिवार की रक्षा नहीं कर सकता है, क्या वो साम्राज्य की रक्षा कर लेगा? नहीं। ठीक है ना? तो लिखना, कुषाणों ने आक्रमण किया, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट हेडिंग डालना, चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त है, चंद्र गुप्त, चंद्रगुप्त है सेकंड। हेडिंग डालना, चंद्रगुप्त सेकंड। लिख दिया ना? अब चंद्रगुप्त सेकंड में लिखना, इनकी जानकारी, इनकी जानकारी विशाख दत्त, भाई मैंने कालिदास बता दिया था, है ना, कि देवी चंद्रगुप्तम नाटक के रचयिता कौन थे? विशाख दत्त का एक नाटक है ना? लिख देना, विशाख, विशाख दत्त द्वारा रचित नाटक देवी चंद्रम, चंद्रम गुप्त, देवी चंद्र गुप्तम नाटक, है ना, से जानकारी मिलती है, से जानकारी मिलती है। देवी चंद्र गुप्तम नाटक से जानकारी मिलती है। आपसे पूछ ले कि चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में जानकारी किससे मिलती है, इसको भाई मैं सही लिख देता हूँ, है ना, थोड़ी सी राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही है ना। हेडिंग डाल ली ना, चंद्रगुप्त सेकंड। अब इसकी जानकारी है ना, जानकारी, जानकारी एक विशाख दत्त का ग्रंथ है या नाटक है? विशाख दत्त, विशाख दत्त का नाटक, नाटक का नाम क्या है? नाटक का नाम क्या लिखोगे? लिख देना, देवी चंद्र गुप्तम। ठीक है ना? इस नाटक में चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त वह देवी की प्रेम कहानी है। ठीक है ना? प्रेम कहानी, और इससे ये जानकारी मिलती है। अब लिखना, इस ग्रंथ के अनुसार, इस ग्रंथ के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय ने, इस ग्रंथ के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने भाई, अपने बड़े भाई, लिख देना, अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या कर रामगुप्त की हत्या कर रामगुप्त की रानी, देखो इसका नाम है एक तो दत्त देवी, इसे देवी भी कहा जाता है,
भाई नाम अलग अलग है, और एक जानकारी मिलती है ध्रुव देवी। ध्रुव देवी, इनके इतने नाम है। ध्रुव देवी से विवाह किया, ध्रुव देवी से विवाह किया, है ना। दत्त देवी देवी या ध्रुव देवी से विवाह किया। अब समझना, ये भी बहुत खतरनाक शासक था, चंद्रगुप्त सेकंड। अब इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और इन्होंने एक उपाधि धारण की, विक्रमादित्य। इन्होंने अपने साम्राज्य का क्या किया था? विस्तार किया था, साम्राज्य का विस्तार। और इन्होंने एक उपाधि धारण की थी। उपाधि कौन सी धारण की थी? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य। बच्चों ध्यान रखना, विक्रमादित्य का मतलब है महान सम्राट, महान शासक। और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन है? प्रथम शासक है चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड। अभी तक विक्रमादित्य की उपाधि कुल 14 व्यक्तियों ने धारण की है, कुल 14 व्यक्तियों ने उपाधि ये धारण की है, ध्यान रखना। अंतिम कौन था? अंतिम व्यक्ति जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, हेमू। हेमू याद है क्या? जिसे हेमराज कहा जाता है, हेमराज। दिल्ली पे अधिकार करने वाला अंतिम हिंदू शासक, दिल्ली पे अधिकार करने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? हेमू या हेमराज। दिल्ली पर शासन करने वाला अंतिम हिंदू कौन था? हेमू था। पानीपत का सेकंड युद्ध नाम सुना है? पानीपत का सेकंड युद्ध कब होता है? 1556 में भाई ना। 1556 में पानीपत का सेकंड युद्ध होता है। एक तरफ है अकबर। अकबर का सेनापति कौन था? बैरम खां। बैरम खां जो अकबर का संरक्षक था। और दूसरी तरफ कौन था? हेमू, जो अफगानों का प्रतिनिधित्व कर रहा था। ये अंतिम व्यक्ति है जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। कुल 14 व्यक्तियों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है, याद कर लेना। प्रथम व्यक्ति कौन है? विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला प्रथम व्यक्ति चंद्रगुप्त सेकंड। अंतिम व्यक्ति कौन है? हेमू या हेमराज। ठीक है ना। तो इन्होंने अपने साम्राज्य के विस्तार हेतु इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। नेक्स्ट लिखना, इन्होंने शंकों को, है ना, शंख नाम सुना है ना, लिखना। चंद्रगुप्त सेकंड ने चंद्रगुप्त द्वितीय ने शंकों को पराजित किया और शंकरा द्वितीय की उपाधि धारण की। ध्यान रखना, आपसे पूछ ले गुप्त शासक जिन्होंने शंकरादित्य की उपाधि धारण की, तो कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय, ध्यान रखना। इन्होंने विक्रमादित्य परम भागवत, लिखना, इन्होंने परम भागवत की भी उपाधि धारण की। परम भागवत, है ना। परम भागवत का मतलब है वैष्णव धर्म का संरक्षक। जो वैष्णव धर्म है उस धर्म का रक्षक कौन है? चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है ना, इसलिए इन्होंने परम भागवत, है ना। एक दिल्ली से कोई है क्या? दिल्ली में इन्होंने एक लोहे का एक स्तंभ लेख लिखवाया था।
दिल्ली के पास में एक मेहरुली स्थान है। भाई कोई दिल्ली से है तो दिल्ली के पास में मेहरुली, मेहरुली लो स्तंभ, लो स्तंभ लेक, ठीक है ना। ये कहाँ पे है? दिल्ली में है, ठीक है ना, ये दिल्ली में है। मेहरौली स्तंभ लेक, लोहे का स्तंभ लेक है। ये किसने लिखवाया है? चंद्रगुप्त सेकंड ने। किसने लिखवाया है? चंद्रगुप्त सेकंड ने। कहते हैं कि आज भी इसमें कोई जंग नहीं लगी, ठीक है ना, ठीक है ना। आज भी इसमें कोई जंग नहीं लिखी है। इसमें संस्कृत भाषा में लिखवाया है। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। कहते हैं कि वैज्ञानिक आज भी इस पे शोध करे हैं, लेकिन इसमें ये पता नहीं चला है कि इसमें जंग क्यों नहीं लगा है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें तो उसके बाद में इनके दरबारी, है ना, लिखना चंद्रगुप्त सेकंड के दरबारी, जिसे नौ रत्न कहा जाता है। लिखना चंद्रगुप्त सेकंड के दरबारी या इसके दरबार को नौ रत्न कहा जाता है। चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार को नौ रत्न कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके दरबार में नौ रत्न रहते थे। दरबार में 9 व्यक्तियों समूह रहता था। 9 व्यक्तियों का एक समूह था जिसे नौ रत्न कहा जाता है ना। 2 बहुत बड़े विद्वान थे, ठीक है ना, तो उनके नाम याद रखने हैं। 1 नंबर पे लिखना वेताल भट्ट, वेताल भट्ट, ठीक है ना। नौ रत्न के नाम याद रखना है क्योंकि यहां से प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है ना। वेताल भट्ट, वेताल भट्ट के बाद में वररुचि। वेताल भट्ट क्या था? वेताल भट्ट एक जादूगर था, है ना। ये जादूगर था, जादू दिखाने का काम करता था, एक जादूगर, ठीक है ना। एक जादूगर था, है ना। गुप्त काल का एक प्रसिद्ध जादूगर कौन था? वेताल भट्ट। कभी भी राजा का मूड खराब हो जाता है तो जादू दिखा करके कहते हैं कि मनोरंजन हो जाता था, है ना। सब बैठ जाते थे, वेताल भट्ट क्या करता था? जादू दिखाता था। जादू भी ये क्या है? कला है। उसके बाद में 2 नंबर पे लिखना वर रुचि। क्या लिखोगे? वर रुचि, ठीक है ना। वर रुचि, वर रुचि एक था ये वाणिज्य, है ना, ये व्याकरणचार्य है ना। एक क्या था? व्याकरण चारी, ठीक है ना। इतना विशेष थे, ध्यान रख, इनके नाम याद रख लेना, इतना डीप से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। वर रुचि के बाद में नेक्स्ट लिखना घट कपर, है ना, 3 नंबर पे घट कपर, ठीक है ना, घट कपर। उसके बाद में नेक्स्ट अमर सिंह, जिन्होंने अमर कोश ग्रंथ की रचना की, है ना। भाई 4 नंबर पे लिख देना अमर सिंह, अमर सिंह। इसकी ग्रंथ का नाम याद रख लेना। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, उस ग्रंथ का नाम है अमर कोश। ग्रंथ का नाम क्या है? अमर कोश। वेताल, वरुचि, घटकपर, अमर सिंह, है ना, जिन्होंने अमर कोश ग्रंथ की रचना की। उसके बाद में एक है शंकु, ठीक है ना, लिख देना 5 नंबर पे शंकु। ये एक वास्तुकार था। क्या था? एक वास्तुकार, ठीक है ना। जितने भी स्थापित थे, जो निर्माण कार्य हुए थे, उसमें वास्तुकार कौन था? शंकु था, ठीक है ना। ये एक दरबारी था इनके। उसके बाद में धनवंतरी, नाम सब जानते हो आप, धनवंतरी। 6 नंबर पे लिख देना धनवंतरी,
धन्वंतरी एक चिकित्सक था। धन्वंतरी है ना, ये एक क्या था? चिकित्सक। ठीक है ना, ये बात याद कर लेना। ये गुप्त काल का सबसे महान चिकित्सक कौन था? धन्वंतरी। ठीक है ना, धन्वंतरी। ये प्रश्न पूछा गया, कई बार पूछा गया। इसकी एक पुस्तक भी थी, है ना, जिन्होंने जो प्राचीन भारत की जो औषधि थी, है ना, आयुर्वेद, आयुर्वेद पे इन्होंने ग्रंथ लिखा था। उस ग्रंथ को जला दिया गया, है ना, उन ग्रंथों को जला दिया गया। नहीं तो ऐसे ऐसे ग्रंथ थे, हर बीमारी आज भी डॉक्टर है, कैंसर जैसी बीमारी है ना, उस पर शोध कर रहे हैं। लेकिन ऐसी महान घातक खतरनाक बीमारियों की जानकारी भी इस धन्वंतरी के ग्रंथों में थी। लेकिन जो विदेशी आक्रमणकारी थे, उन्होंने सभी ग्रंथों को जला दिया गया। नहीं तो ये ग्रंथ आज भी इन पे यदि भाई आज शोध करके, है ना, आयुर्वेद क्षेत्र में यदि दवाइयों का विकास करते, क्योंकि आज इंग्लिश दवाई गोलियां ज़्यादा चल रही है ना, ट्रीटमेंट ज़्यादा चल रहा है ना इंग्लिश का, पैसे भी ज़्यादा लग रहे हैं। आयुर्वेद में पैसे भी कम लग रहे हैं, इसलिए धन्वंतरी के ग्रंथ जला दिए गए। नहीं तो आज जो कैंसर जैसी बीमारी है उनके बारे में भी इसमें जानकारी मिलती थी। ठीक है ना, धन्वंतरी एक महान चिकित्सक है थे। उसके बाद में सप्पणक, है ना, 7 नंबर पे लिख देना सप्पणक। सप्पणक, ठीक है ना। उसके बाद में 8 नंबर पे लिख देना कालिदास। ठीक है ना, सबसे महत्वपूर्ण कौन है? 8 नंबर पे लिख देना कालिदास। कालिदास। और 9 नंबर पे कौन था? कालिदास किसके दरबार में? देखो ये एक क्या था? साहित्यकार था भाई। कालिदास क्या था? एक साहित्यकार था। और कालिदास किसके दरबार में रहता था? चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में। और 9 नंबर पे वराह मीर। वराह मीर ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी थे, जिसे 9 रत्न कहा गया है। ठीक है ना, इनके नाम याद रख लेना। एक तो धन्वंतरी याद कर लेना, एक कालिदास। कालिदास एक महान साहित्यकार थे। और कालिदास किसके दरबार में रहता था? जान, चंद्रगुप्त सेकंड के द्वितीय में। इन्होंने अपनी राजधानी पहले तो किससे बनाया था? पाटलिपुत्र को। उसके बाद में इसने अपनी राजधानी बना दी थी उज्जैन को। ठीक है ना, तो लिख देना चंद्रगुप्त सेकंड ने, चंद्रगुप्त सेकंड ने प्रथम राजधानी, प्रथम राजधानी, राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। पाटलिपुत्र को बनाया प्रथम राजधानी। वह दूसरी राजधानी उज्जैन को किसे बनाया था? उज्जैन को बनाया। राजधानी याद कर लेना। इन्होंने पहली राजधानी तो किसे बना दिया था? पाटलिपुत्र को। और दूसरी राजधानी किसे बना दिया था? उज्जैन को। ठीक है ना, इसी के साथ में ये आपके क्या हो जाता है? चंद्रगुप्त सेकंड समाप्त हो जाता है। उसके बाद में शासक बनते हैं कुमारगुप्त, है ना। नेक्स्ट हेडिंग डालना कुमारगुप्त। कुमारगुप्त। देखो कुमारगुप्त किसका बेटा था? चंद्रगुप्त सेकंड का। चंद्रगुप्त सेकंड की पत्नी का नाम क्या था? दुर्वा देवी या दत्त देवी या देवी। तो इनकी एक संतान होती है जिसका नाम क्या है? कुमारगुप्त। हेडिंग डालना कुमारगुप्त। कुमारगुप्त सर्वाधिक लंबे तक शासन करने वाला शासक गुप्त काल का। गुप्त काल का सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला, समय तक शासन करने वाला शासक।
शासक। अब देखो पिता का नाम क्या था, पिता, पिता मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, सी का मतलब चंद्रगुप्त है ना, सी जी। सेकंड, माता कौन थी, माता लिख देना दुर्वा देवी, ठीक है ना। इन्होंने सर्वाधिक अभिलेख लिखवाए, सर्वाधिक, सर्वाधिक अभिलेख लेख लिखवाए, कितने, 18। सर्वाधिक अभिलेख लिखवाने वाले गुप्त राजवंश का शासक कौन था, कुमार गुप्त, ठीक है ना। इनके समय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, है ना, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके समय हुई थी, कुमार गुप्त के समय, ध्यान रखना, ठीक है ना। इतना महत्वपूर्ण इनका कार्य नहीं था, ठीक है ना। आज भाई, आज भी क्लास में गुप्त काल आपकी समाप्त नहीं होगा, एक क्लास और लगेगी 15-20 मिनट। अब ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, अब नाम मात्र के शासक है, ध्यान रखना, ठीक है ना। लिखना, एक लास्ट लाइन लिखना, इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है ना। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, ठीक है ना, नालंदा विश्वविद्यालय, हाँ विश्वविद्यालय, विद्यालय की स्थापना, स्थापना, ठीक है ना। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे है, बिहार में, ठीक है ना। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके समय हुई है, कुमार गुप्त के समय, ठीक है ना। किसके समय हुई है, कुमार गुप्त के समय हुई है, ठीक है ना। और नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया किसने, ये कौन बताएगा मुझे, बख्तियार खिलजी, वेरी गुड। बख्तियार खिलजी कौन था, कौन बताएगा, हाँ मुस्लिम था, खिलजी वंश से नहीं था भाई, नहीं नहीं, गोरी, मेरी बात सुनो, गोरी है ना, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में मोहम्मद गोरी का जो साम्राज्य है अलग अलग भागों में विभाजित हो जाता है, और जो बंगाल प्रांत है वो एक बख्तियार खिलजी नामक एक गोरी का एक सेनापति था, उसके पास में था। और ध्यान रखना, इस बख्तियार खिलजी ने इस नालंदा विश्वविद्यालय और भारत के जितने भी प्राचीन शिक्षा के केंद्र थे उनको जला करके नष्ट कर दिया था। कहते हैं कि इस समय इतने प्राचीन ग्रंथ, ये धन्वंतरी के जो आयुर्वेद के ग्रंथ है ना, ये सब इसमें जल के नष्ट हो गए थे। हमारे जितने भी धार्मिक ग्रंथ थे वो सब जल करके नष्ट हो गए। कहते हैं कि इस नालंदा विश्वविद्यालय में इतने ग्रंथ जले कि इसमें 6 माह तक आग लगी, 6 माह तक आग जलती रही, ध्यान रखना, 6 माह तक, 6 महीनों तक आग जलती रही, इतने ग्रंथ थे, ठीक है ना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अब कल की क्लास में 15-20 मिनट की क्लास रहेगी, उसके बाद में हर्षवर्धन के बारे में बात करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद में दिल्ली सतलज काल यानी विदेशी आक्रमण, और उसके बाद में मुगल 1857 की क्रांति। हाँ पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, इतिहास है भाई। अब मेरी बात सुनो, मैं मेरी बता रहा हूँ ना, मुझे मेरी खुद की पीढ़ी है ना, 5 से 7 पीढ़ी याद नहीं है, लेकिन मैं 27 पीढ़ी बता देता हूँ बाबर की। तैमूर लंग है ना, तैमूर लंग की 5वीं पीढ़ी का कौन था, बाबर था, है ना। तैमूर लंग से लेकर के बाबर, बाबर से लेकर के ध्यान रखना जो आपके अंतिम मुगल बादशाह है ना, ये बहादुर शाह जफर सेकंड, यहाँ तक 27 पीढ़ी तक मैं बता सकता हूँ मुगलों की, ध्यान रखना। मुझे मेरी खुद की याद नहीं, इतिहास पढ़नी पड़ेगी भाई, नौकरी लगना है तो। इतिहास क्यों पढ़ते हैं, जो हमारे पूर्वजों ने गलती की है वो हम वापस ना करें, हमारे कल्चर बचा रहे, आगे जाके इतिहास कुछ काम नहीं आएगा। सेना में जाओगे तो हथियार काम आएंगे, लेकिन इतिहास क्यों पढ़ाया जाता है, बेसिक नॉलेज के लिए, है ना, आपकी माइंड टेस्टिंग के लिए ये एग्ज़ाम टेस्ट होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो भाई आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।